वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड है पर्सनालिटीज़ का। आज हम पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जो पॉलिटिशियन तो नहीं है, पर आज के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे ताकतवर शख्सियत है। उसे कई लोग कह सकते हैं कि पावर के पीछे की पावर है, और यही नहीं, वो 2030 तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे ताकतवर शख्सियत रहने वाला है। हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर की, या फिर कहा जाए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर इस वादे पर मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो 4 गालियाँ दीजिएगा और निकल जाइएगा। आज़ाद देश है, आज़ादी का फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है। देखिए, पॉलिटिक्स कहीं भी हो, आपके घर की पॉलिटिक्स हो, देश की पॉलिटिक्स हो, इवन ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, जो बात सामने दिखाई देती है, सच्चाई उससे कहीं दूर होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत को किसी भी तरीके के शांति समझौते की बात करनी है, तो वो शहबाज शरीफ से बात करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा मीडिया के सामने, पर पर्दे के पीछे आसिम मुनीर से ही बात करेगा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ करवाना होगा, तो वो मीडिया के सामने शहबाज शरीफ से बात करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सच ये है कि पर्दे के पीछे वो आसिम मुनीर से ही बात करेगा। देखिए, पॉलिटिक्स में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो प्योर दिखाने के लिए की जाती हैं और कुछ नहीं। दुनिया के पॉलिटिशियन दिखाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने का नाटक करते हैं, और जब उन्हें सीरियस बात करनी होती है तो वह असली ताकत यानी कि आसिम मुनीर से बात करते हैं। और यही सच्चाई है। अगर आप इस चैनल को लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में असली ताकत परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के पास है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का आर्मी एक हिस्सा मात्र है। आर्मी के अलावा भी उसमें कई क्रोनी कैपिटलिज्म करने वाले बिजनेसमैन शामिल हैं, एक ब्यूरोक्रेसी का तबका शामिल है, परमानेंट काइंड ऑफ जुडिशरी शामिल है। इन सबको मिलाकर पाकिस्तान का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बनता है। फिलहाल इस इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं आसिम मुनीर। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। उन्हीं के बारे में बात करने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां उन्होंने पाकिस्तान के टॉप लेवल की राजनीति में अपना पहला कदम रखा। वैसे तो आर्मी में थे, रखना नहीं चाहिए था, पर पाकिस्तान में आर्मी पॉलिटिक्स ही काम करती है। देखिए, ये बात पूरी तरह सच है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो लाइफ है उसमें मिलिट्री का दबदबा रहा है, पर कभी कभी बीच में कुछ ऐसे समय आए हैं जब सिविलियन गवर्नमेंट के पास भी अच्छी खासी ताकत थी। आसिम मुनीर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत ऐसे ही समय में होती है। उस समय 2013 में 2/3 बहुमत के साथ फुल कॉन्फिडेंस में नवाज शरीफ सत्ता में आए थे। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि नवाज शरीफ कोई दूध के धुले हुए पॉलिटिशियन है। वैसे भी दूध से धुल के कौन पॉलिटिक्स करता है यार। सब कोई नायक फिल्म के हीरो तो है नहीं। इस हमाम में सभी नंगे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। और नवाज शरीफ के बारे में कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि उन्होंने अपने करियर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार आर्मी को इज्जत से चैलेंज किया है। और ये भी एक ऐसा ही मौका था। नवाज शरीफ चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि आर्मी पॉलिटिक्स से लंबे समय के लिए दूर हो जाए, और इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को सजा दी जाए जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने के लिए आर्मी की मदद करते हैं या फिर उस तख्ता पलट को लीड करते हैं। इसके लिए उन्होंने परवेज मुशर्रफ को चुना। वैसे भी उनसे पर्सनल दुश्मनी तो थी ही। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को एग्जाम्पल बनाने की ठानी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नवाज सरकार ने आर्टिकल 6 के अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। देखिए, वैसे तो इन सब के पीछे नवाज शरीफ की नीयत में कोई खोट नहीं थी, पर ये उनकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसलों में से एक साबित होने वाला था। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, और ये कार्रवाई आपको पता है जजमेंट तक गई। दुनिया भर के स्पीड ब्रेकर के बावजूद भी जजमेंट तक ये कार्रवाई पहुंचा दी नवाज शरीफ ने। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट उस समय कमज़ोर ज़रूर था मुशर्रफ के जाने के बाद, पर ख़त्म नहीं हुआ था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि किसी फॉर्मर चीफ को इस तरह से सज़ा दी जाए। उन्हें यह भी लगा कि अगर परवेज मुशर्रफ को सज़ा दी सकती है तो कल आर्मी में किसी और को भी सज़ा दी सकती है। ऐसी गंदी आदत अगर जुडिशरी या सिविल रूलिंग क्लास में पड़ गई तो आर्मी हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के पावर से दूर हो जाएगी। और इसीलिए उस समय आर्मी के शीर्ष मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि नवाज शरीफ की सरकार को डिलिबरेटली डिस्टेबलाइज किया जाएगा, और जैसे तैसे दे विल ट्राई टू गेट रेड ऑफ नवाज शरीफ। इसीलिए आर्मी और आईएसआई ने अपनी साजिश शुरू कर दी। वैसे उस समय आर्मी के चीफ राहिल शरीफ थे, जिन्हें नवाज शरीफ ने खुद ही पर्सनली चुना था। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब अपना दुश्मन नवाज शरीफ खुद ही चुन रहे थे। इससे पहले परवेज मुशर्रफ को भी उन्होंने खुद ही चुना था, और इसके
बाजवा को भी खुद ही चुनने वाले थे। खैर, उस समय के आर्मी चीफ राहिल शरीफ थे, जिनके अंतर्गत नवाज शरीफ की सत्ता को डिस्टेबलाइज करने का प्लान एक्शन में लाया गया। और उस समय आईएसआई में काम कर रहे थे अपने आसिम मुनीर, जिन्होंने इस काम को और भी ज़्यादा तेजी दी। इसी काम के अंतर्गत इमरान खान को धीरे धीरे रिसोर्सेज देकर और दुनिया भर की मदद देकर बड़ा बनाया गया, ताकि पहले वो पंजाब में बड़े बने और फिर पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चैलेंज कर सकें। देखिए, नवाज शरीफ अंधे और बहरे तो थे नहीं, उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब उनकी चाल चलने का समय है। उस समय काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही थी कि राहिल शरीफ को एक और एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि उनका जो वेस्ट में जो ऑपरेशन हुआ था वो काफ़ी सफल था। पर नवाज शरीफ ऐसी किसी भी मांग को मानने से इनकार कर रहे थे। वो जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम था जरबे आजम, राइट। तो नवाज शरीफ ने बाय बाय किया शहबाज शरीफ को और अपने चहेते बाजवा को आर्मी चीफ बना दिया। मैंने कहा था ना कि ये पहली बार नहीं था जब अपना दुश्मन खुद ही चुन रहे थे नवाज शरीफ। इस बार भी उन्होंने वैसे ही किया। देखिए, नवाज शरीफ ये समझ रहे थे कि बाजवा जैसे लोग उनके प्रति वफादार होंगे, पर बाजवा हो चाहे राहिल शरीफ हो, उनकी वफादारी एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के प्रति होती है, बनिस्बत कि उस पॉलिटिशियन के प्रति जो उन्हें नियुक्त करता है। क्योंकि पॉलिटिशियन तो चला जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इस्टेब्लिश रहेगा। इसलिए बाजवा ने भी बिना किसी देरी के राहिल शरीफ के जो डिस्टेबलाइज करने वाले प्लान थे ना, उनको और तेजी कर दी। इनकी उनकी मदद से, आसिम मुनीर की मदद से, जो कि उस समय आईएसआई में टॉप पे तो नहीं थे पर फिर भी पावरफुल पद पर थे, इस प्लान का इंटरवल आया। इंटरवल तब आया जब नवाज शरीफ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, आईएसआई और आर्मी चीफ की साजिश के कारण। इस प्लान का क्लाइमेक्स तब आया जब नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया गया और अपनी गोद में बिठा के इमरान खान को सत्ता पर लाया गया। इसके लिए आर्मी ने न सिर्फ इलेक्शन रिग किए, बल्कि इलेक्शन के बाद भी जब इमरान खान की पार्टी के पास पूरे एमएनए नहीं थे, तो उनका जुगाड़ भी आर्मी ने खुद किया। यानी कि इमरान खान को लाने के साथ साथ आर्मी ने एक हाइब्रिड रिजिम की शुरुआत की, जहां आर्मी सिविलियन लीडर के साथ राज करेगी। इस पर इमरान खान के साथ दोस्ती करना ना शेर की सवारी करना जैसा है। ना आप पूरे समय उसके ऊपर बैठे रह सकते हैं, ना उससे कूदने की हिम्मत कर सकते हैं। ठीक है ना। दोनों ही हिस्सों में, दोनों ही तरीकों में आपकी जान जाना निश्चित है। इमरान खान काबू में रहने वाले लोगों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक अलग से प्लान बनाना चालू कर दिया। ठीक है ना। वैसे तो ऊपर ही ऊपर ऐसा लग रहा था कि शुरू के 1.5 साल ना सब वन पेस पे थे और हाइब्रिड रिजीम जो है ठकाठक ठीक ठाक चल रही थी। इसमें आर्मी को इमरान की सच्चाई तब पता चली जब इमरान आर्मी में ही कुछ धीरे धीरे पर्दे के पीछे चेंजेस करने लगे। इमरान खान ने आर्मी में इंपॉर्टेंट पदों पर अपने लोगों को बिठाना चालू कर दिया और इस समय उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे वो थे जनरल फैज, लेफ्टिनेंट जनरल फैज थे उस समय। एक और जगह में बदलाव किया गया, उन्होंने बाजवा की सिफारिश पर आईएसआई चीफ आसिम मुनीर को बना दिया। आसिम मुनीर भी उन्हें अच्छे लगते थे, क्योंकि उनको पता था कि इमरान खान को यहाँ तक लाने में आसिम मुनीर ने योगदान दिया है ना, इंटेलिजेंस सर्विसेज ने योगदान दिया है। पर यहाँ पर कहा जाए तो आसिम मुनीर ने गड़बड़ कर दी। आसिम मुनीर ने इमरान खान की फैमिली का करप्शन इमरान खान को ही पर्सनली एक आईएसआई चीफ के तौर पर बता दिया, सारी डिटेल्स के साथ। इमरान खान को तो खुश होना चाहिए था वैसे कि भाई कम से कम ये मेरा करप्शन दुनिया के सामने बताने की जगह मेरे को ही पर्सनली बता रहा है। पर इमरान खान को लगा कि ये तो मेरी ही जासूसी कर रहा है। नाराज होकर इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई से निकाल दिया और एक ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे वो बिल्कुल मतलब उनके दांत वात निकाल के कोई ताकत के बिना छोड़ दिया। लेफ्टिनेंट जनरल वो तब भी थे सबसे सीनियर, आपके बाजवा के बाद। कोई और आदमी होता तो वहीं घिस पिट के खत्म हो जाता, पर आसिम मुनीर अगर कोई और आदमी होते या अरे गहरे आदमी होते तो आज हम और आप उनकी बात क्यों कर रहे होते। जैसे ही इमरान खान आए तो उन्होंने धन्यवाद देते हुए जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया था स्टार्ट में ही। और वो एक्सटेंशन इमरान खान की सत्ता के तीसरे साल के आसपास पूरा होने वाला था। जनरल बाजवा को उम्मीद थी कि इमरान खान उन्हें अपने तरफ से एक और एक्सटेंशन देंगे। वहीं इमरान खान के प्लान कुछ और थे। इमरान खान का प्लान था कि एक्सटेंशन की तारीख आते आते जनरल बाजवा को यह भरोसा दिलाया जाए कि हाँ आपको ही एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन आखिरी समय में जनरल फैज को आर्मी का चीफ बना दिया जाए और इस तरह से सिविल और मिलिट्री दोनों में इमरान खान पावरफुल हो जाए। देखिए, दूसरी तरफ जनरल बाजवा थे, वो भी अंधे बहरे तो थे नहीं, उन्हें भी पता चल रहा था कि कौन सा गेम चल रहा है। तो फिर
उन्होंने अपनी चाल चली और किसको कॉल किया? कॉल किया नवाज शरीफ की पार्टी को, नवाज शरीफ को नहीं, मुस्लिम लीग नवाज को, और कहा कि आप सत्ता में आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। और उन्हें पता था कि नवाज शरीफ इसके लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए शहबाज शरीफ को तैयार करके लाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया? इस पूरी पार्टी में इकलौता जो जहरीला काटा था नवाज शरीफ, उसको छोड़कर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री का बनने का ऑफर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुछ ऑफर दिया होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी और आर्मी तोड़ा तोड़े गए पीटीआई के कुछ मेंबर्स की मदद से बाजवा ने सत्ता पर परिवर्तन कर दिया। इमरान खान को सत्ता से बाहर कर दिया, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया। और शहबाज शरीफ जो बरसों से सफारी सूट पहन के मतलब सिलवाए थे, वो पहनने का मौका मिल गया उन्हें। अब बात ये सबको पता थी कि आसिम मुनीर को इमरान खान ने निकाला था, इसलिए इमरान खान को सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाले अगर आर्मी में कोई था तो आसिम मुनीर था। इसलिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाजवा तीनों, अब यहाँ पे बाजवा को ये लगा कि क्योंकि मैंने नवाज शरीफ की टीम को वापस से सत्ता में लाया है, सॉरी, नवाज शरीफ की टीम तो बिल्कुल भी नहीं थी, शहबाज शरीफ की टीम को मैं सत्ता में लेके आया हूँ, तो शहबाज शरीफ मुझे एक और एक्सटेंशन दिलवा देंगे। पर यहाँ पे फेंची मार दी नवाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ मुखौटा जरूर थे, पर असली औकात पीएमएलएन में नवाज शरीफ की ही थी। नवाज शरीफ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि शहबाज शरीफ की बाजवा को एक और एक्सटेंशन दिया जाएगा। उन्हें बाजवा की बेईमानी याद थी। अब बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बैठे और उन्होंने कैंडिडेट तय करना शुरू किया। ये बात सबको पता थी कि आसिम मुनीर को इमरान खान ने निकाला था, इसलिए इमरान खान को सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाला आर्मी में अगर कोई था तो वो आसिम मुनीर थे। इसीलिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाजवा के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट निकल कर सामने आया वो थे आसिम मुनीर। इसीलिए आसिम मुनीर को अपने रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ बना दिया गया ताकि वो 3 साल तक आर्मी चीफ रहें। और यह तय किया गया कि आर्मी की लीडरशिप एक ऐसे आदमी के हाथों में रहेगी जो एंटी इमरान खान है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि इमरान खान आर्मी की गोद में बैठ के ही सत्ता में आए थे, पर जब जनता ने देखा कि आर्मी ने गलत तरीके से इमरान खान को बाहर निकाला है, तो जनता की एम्पैथी, सिंपैथी, सहानुभूति वास्तव में इमरान खान के साथ हो गई। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक प्रकार से खिलाफ हो गई। जनता इमरान खान को ज़्यादा पसंद करने लगी। तो इस समय इमरान खान को अपनी एक्स्ट्रा ताकत की गलत फहमी हो गई और उन्होंने बहुत गलत कदम उठा दिया। इस कॉन्फिडेंस में आके इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली जो उनके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा डिसास्ट्रस साबित हुई। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में ज़्यादातर मिलिट्री इलाकों में 9 मई को दंगे चालू कर दिए और इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरीके की ऐसी खलबली मचाई जाए कि आर्मी में बैठे इमरान खान के लोग एक काउंटर कू करें, आर्मी की लीडरशिप बदल सकें और इमरान खान को वापस से सत्ता में ला सकें। ये बात गलत नहीं थी। बहुत से लोग इमरान आर्मी में थे जो इमरान खान को बहुत पसंद करते थे। उन्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, या फिर कहें कि उन्हें एक्चुअल में सामने वाले गुट, बोले तो आसिम मुनीर के गुट की ताकत का भी अंदाज़ा नहीं था। अंत में आसिम मुनीर का गुट जो है वो भारी पड़ा। इन दंगों को बहुत ही बेरहमी से दबा दिया गया। इसमें शामिल लोगों को लंबी लंबी सजाएं दी गई और इसी चक्कर में पहली बार इमरान खान भी जेल की यात्रा पर पहुंच गए। अब इमरान खान के खिलाफ आसिम मुनीर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबका एक प्रोसिक्यूशन का दौर चालू हो गया, जहां उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिया गया, उनके पार्टी के मेंबर्स को डी रजिस्टर कर दिया गया, उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की गई। पर एक प्रकार से कहा जाए तो इन प्रोसिक्यूशन के बावजूद, या फिर कहें इन प्रोसिक्यूशन की वजह से ही इमरान खान और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। आर्मी की पूरी सेटिंग के बावजूद, आर्मी के पूरे प्रोसिक्यूशन के बावजूद, आर्मी ने यहाँ तक कि जुडिशरी के साथ मिलके पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया। इसके बावजूद, इन सब के बावजूद पीटीआई के मेंबर इंडिपेंडेंट खड़े हुए और इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे। और पता है आपको, प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना पड़ता आर्मी चीफ को। पर आसिम मुनीर इमरान खान को सैल्यूट करने के मूड में तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने फिर आईएसआई की मदद से दुनिया भर की चीज़ें की और शहबाज शरीफ को ही प्रधानमंत्री बनवाया। देखिए, शहबाज शरीफ जो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तब भी उसके बाद जब जरदारी राष्ट्रपति बन गए, तब भी, वैसे मैं जरदारी के बारे में कोई बात करूँगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, तब भी देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आदमी जो थे इमरान खान ही थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आसिम मुनीर लोकप्रिय बिल्कुल भी नहीं थे, जनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर यहाँ पे इंडिया की एंट्री होती है
और इंडिया के एंट्री के बाद मुनीर जो है ना फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। हम चाहे कुछ भी माने, दुनिया चाहे कुछ भी माने, और पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के लोगों को ये मनवाने में वो सफल हो गई है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में वो भारी पड़े हैं, और इसका सारा क्रेडिट आसिम मुनीर को जाता है। और आसिम मुनीर अपनी ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी, सबसे पॉपुलर पर्सनालिटी बन जाते हैं। शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा, नवाज शरीफ से भी ज़्यादा, इमरान खान से भी ज़्यादा। पॉलिटिक्स में तो वैसे ही उन्होंने एंट्री कर चुके थे, तो पॉलिटिशियन की तरह बिहेव भी करने लगते हैं, है ना। आसिम मुनीर एक अनपॉपुलर पर्सनालिटी से पॉपुलर पर्सनालिटी बनते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि आपको जो उस पॉपुलर पर्सनालिटी से मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी कैसे बनते हैं। मुनीर ने अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डाला और अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवा दिया। इसके बाद उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वे 27th अमेंडमेंट लेकर आएँ, जिसके बाद वो देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 27th अमेंडमेंट के बाद उन्हें फील्ड मार्शल घोषित कर दिया गया। देखिए, पहले आर्मी में जब कोई आदमी आर्मी चीफ रहता था तो उसे इम्यूनिटी मिलती थी, पर वो इम्यूनिटी उसी की पोस्ट के साथ ख़त्म हो जाती थी, यानी कि जब वो रिटायर होता तो उस पर केस किया जा सकता था। और यही मुशर्रफ के साथ हुआ था, जहाँ से मैंने अपनी कहानी की शुरुआत भी की थी, याद है आपको। आसिम मुनीर अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्हें 27th अमेंडमेंट के साथ फील्ड मार्शल का पद फॉर लाइफ दिला दिया। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी भी कभी रिटायर नहीं होती, यानी कि आसिम मुनीर को अब कभी भी किसी भी तरह के प्रोसिक्यूशन की चिंता नहीं है। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 27 अमेंडमेंट में उन्होंने अपना 5 साल का एक्सटेंशन और करवा लिया, ताकि वो 2030 तक पाकिस्तान के सर्वे सर्वा बने रहे, सबसे पावरफुल व्यक्ति बने रहे। वैसे इमरान खान के लिए भी थोड़ा बहुत चांस है यहाँ पे, क्योंकि आसिम मुनीर से वो नेगोशिएट कर सकते हैं। आसिम मुनीर अब इस बात का डर आसिम मुनीर के दिमाग में नहीं होगा कि वो कोई रिटेलिएशन करेंगे इमरान खान, है ना, क्योंकि इमरान खान को इसी बात के लिए जानते हैं लोग। खैर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आगे जो भी होगा इम्पोर्टेंट होगा, कौन नहीं होगा, कौन नया आएगा, कौन बना रहेगा, कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन कम पावरफुल होगा, अगर आप इस चैनल में बने रहेंगे तो आपको सब पता चलेगा। और आज से लगभग 1-1.5 साल बाद जब पीछे मुड़ के आप देखेंगे ना, तो आप भारत के उन 0.01% आबादी में होंगे जिनके पास वाकई में सही मायनों में नॉलेज है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ध्यान रखिए, नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता।